हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल 21 शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने लाइव प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया आती है और पोषण क्या होता है, पोषण क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही हमने पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण में अंतर हमने देखा था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी आपको समझाई गई थी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे इस जैव प्रक्रम चैप्टर का प्रथम पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे पहले जैव प्रक्रम सर्च करें, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल 21 शिक्षा निकेतन पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहो। डियर स्टूडेंट, आपको बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम फिर से थोड़ा रिवाइज करवाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम हरित लवक भी कहते हैं। तो हरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो वह कोशिका, पत्ती की वह कोशिका, मान लो आप ऐसे देखो कि अगर ये आपका क्या है, एक पत्ती है, ठीक, तो यहाँ पे सपोज करो ये हरा रंग का यहाँ पे कलर है, हरा रंग है, यहाँ हरा रंग है। सपोज करो ये जो ना डीप मैंने ये दिखाया है, ठीक है, ये हरा रंग है। तो ये इस कोशिका में, पत्ती की इस कोशिका में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तो जहाँ पे हरा होगा वहाँ पे क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। तो पेड़ पौधे की कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, CO2 और H2O की सहायता से सरल कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है एवं O2 गैस वातावरण में मुक्त करती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। इसमें इसको डीप समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने वहाँ पे छोड़ा था, आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, और वो कहाँ से प्राप्त होता है, इसको हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता होती है और CO2 कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। और वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है बच्चों, 0.03%। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। तो आप क्या याद रखोगे, 0.03%। एकदम भी आए, ये परीक्षा में हर हाल में आता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत है, ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक, साथ ही साथ नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 78% हमारे वायुमंडल में, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 21%। कितना, 21%, ये भी याद रखोगे, ठीक है। तो ये याद रखोगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब तो आपको मालूम है कि 50% ऑब्जेक्टिव है, अर्थात साइंस में 80 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और उसमें से ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको पूरा 10th का एक चीज़, हर एक टॉपिक पर आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छा नंबर ले आ सको, ठीक है। और साथ ही साथ नॉलेज के साथ, ये नहीं है कि हवाई करना है, सिर्फ परीक्षा पास कर लेना है, ठीक है। नॉलेज के साथ डीप में जाके हर चीज़ों को, हर टॉपिक को अच्छे से समझ के फिर जाके एक अच्छा नंबर लाना है। ऐसा नंबर जो हमें आपको आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। साथ ही साथ वो नॉलेज जिसके बेस पे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे बच्चों? हम यहाँ देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.03%। ठीक। दूसरा क्लोरोफिल, पत्ती के अंदर ही होता है। हरे पत्ती के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, ठीक है, हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में ये पाया जाता है। ठीक है। आगे सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य से दिन में प्राप्त करता है पेड़ पौधा। ठीक है। जल एवं खनिज लवण, ठीक है, जल एवं खनिज लवण जमीन से जड़ द्वारा पेड़ पौधा प्राप्त करता है। ठीक है। अब आओ प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को और इस समीकरण को थोड़ा और ज़्यादा हम अपने दिमाग में, ठीक है, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखो CO2 है, वायुमंडल से प्राप्त करेगा। देखो वायुमंडल से CO2 प्राप्त करेगा। ठीक है। जहाँ वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? 0.03%। ठीक है। तो वायुमंडल से पेड़ पौधे जो होते हैं ना, जड़ द्वारा पेड़ पौधे, ठीक है, जड़ द्वारा क्या करते हैं? जल प्राप्त करते हैं। और जितना जल प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, उसका सिर्फ 1%, कितना स्टूडेंट? सिर्फ 1% जल का, ठीक है, जमीन से प्राप्त जल का जितना भी जल प्राप्त करता होगा पेड़ पौधा, ठीक है, उसका सिर्फ 1%, ठीक है, वो किस में? प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है। ठीक है। और इस जल में ही क्या घुले होंगे ना? खनिज लवण। क्या घुले होंगे स्टूडेंट? खनिज लवण। ठीक है। एक बात और आपको याद रखनी है कि पेड़ पौधा जड़ द्वारा क्या करता है? जल एवं खनिज लवण प्राप्त करता है। ठीक है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, हमारे वायुमंडल में सूर्य से, ठीक है, रोशनी आती है, प्रकाश आती है, जिसमें कौन सी किरण होती है बच्चों? पराबैंगनी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, पराबैंगनी किरण होती है। उसी किरण में दृश्य प्रकाश होती है, जिसमें यह क्षमता है, ठीक है, कि उससे क्या आए? उसी से पेड़ पौधा अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है बच्चों, जितना भी पेड़ पौधा क्या करता है? सूर्य से आने वाले प्रकाश को वो ग्रहण करता है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 से 3% भाग का ही उपयोग करता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है पेड़ पौधा? तो आप क्या कहोगे? 1 से 3%। ऐसे ऑब्जेक्टिव में हम इसे सारी बातें क्लियर करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम जानते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल, ठीक है, पेड़ पौधे में क्या होता है? हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसी की वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती है। तो देखो, एक ये पदार्थ हो गया, एक ये हो गया जल, एक हो गया सूर्य का प्रकाश, और एक हो गया क्लोरोफिल। तो 4 चीज़ें जरूरी है। और आप केमिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है। इस तीर चिन्ह से पहले जो भी लिखा जाता है वो सारे क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, कच्ची सामग्री होती है। ठीक है। तो 1 2 3 4 ये अभिकारक हो गए। इधर जो भी बनेंगे वो क्या होंगे? प्रतिफल होंगे। दाएं साइड, तीर चिन्ह के दाएं साइड जो भी होंगे वो क्या होंगे? प्रतिफल होंगे। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है। ठीक है। अर्थात ये ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। क्या है बच्चों? ग्लूकोज जो है सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और आप इसको ये भी कह सकते हो हाइड्रेट। ठीक। और यह मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड। ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में आपको याद रखना है, सरल कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसेकेराइड है। ठीक है। और यही प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है। पेड़ पौधा यही बनाता है। क्या चीज़? ग्लूकोज। ठीक है। और इस ग्लूकोज का जब बॉन्ड टूटेगा ना बच्चों, ठीक है, ग्लूकोज का क्या टूटेगा? बॉन्ड। ठीक है। तब होती है ऊर्जा मुक्त। ठीक है। तो यही रासायनिक ऊर्जा इसी में रहती है, इसी के बॉन्ड में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा मौजूद रहती है। तो आप देखो, सूर्य से क्या प्राप्त किया है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाशीय ऊर्जा, और उसको किस में बदल दिया है? रासायनिक ऊर्जा। अरे भाई, ये रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा होगी। तो सूर्य ना, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसी वजह से हरे पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं बच्चों? हरे पेड़ पौधे, ठीक है, क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? ऊर्जा में बदल देते हैं या स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हरे पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा कि हरे पेड़ पौधे को ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर देता है ना, ट्रांसफ़र कर देता है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, ट्रांसड्यूट कर देता है, उसे बदल देता है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो ऊर्जा है, इस ग्लूकोज में जो ऊर्जा होगी बच्चों, मुख्य उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का। इसका जो है ना 90% भाग, जितना भी ऊर्जा प्राप्त होगा उसका 90% पेड़ पौधा अपने काम में उसका उपयोग कर लेता है। जैसे बाष्पोत्सर्जन होना है, खाना बनाना है, तो पेड़ पौधा के अंदर भी तो बहुत सारे काम होती है ना बच्चों। तो उसका ये 90% खुद यूज कर लेगा और 10% क्या करेगा? जो बचा कुचा रह जाएगा उसको पत्ती में, ठीक है, या डंटी में या फिर फल में रख देता है। ठीक है, और वही हम लोग फल खाते हैं, इसका फल ले लेते हैं या फिर गाय भैंस को इसको ना घास काट के खिला देते हैं, तो उसी डंटी में उपस्थित ऊर्जा घास के जरिए गाय भैंस के पेट में, ठीक है, जाता है, वहाँ से दूध उत्पन्न होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? सूर्य से। अर्थात पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक, अब देखो इसी में ना ऊर्जा है और ये पूरे पृथ्वीवासी के लिए ज़रूरी है ऊर्जा। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी ज़रूरी है पूरे पृथ्वीवासी के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दोनों पदार्थ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे पृथ्वीवासी के लिए, दोनों क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पादन कौन कर रहा है? हरे पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है बच्चों कि हरे, ठीक है, पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, C6H12O6 एवं, ठीक है, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस का क्या करती है? उत्पादन करती है, जो समस्त पृथ्वीवासी के लिए क्या है? अनिवार्य है या जरूरी है। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, क्योंकि उत्पादन कर रहा है। ठीक है, उत्पादक कहते हैं। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक क्या करना, नोट तैयार कर लेना। ठीक है, कि हरे पेड़ पौधे को ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं और हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, चूँकि एक चीज़ और है, यहाँ पे देख लो, चूँकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, चूँकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया
द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? स्वपोषी। देखो हरे पेड़ पौधे को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बदल देता है आराम से। 3 चीज़ करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए हरे पेड़ पौधे को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। ठीक है। दूसरी बात कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, जो समस्त पृथ्वीवासी यानी कि हम लोगों के लिए, समस्त पृथ्वीवासी के लिए क्या है? अनिवार्य है। इसलिए ना पेड़ पौधे को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है। हरे लगाना नहीं भूलना है, हरे पेड़ पौधे में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, तो हरे पेड़ पौधे को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या करती है? उत्पादन करती है। ठीक। तीसरी बात कि चूंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, फलतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। तो आप एक काम करो, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब ले लो, ले लिए। ठीक, फिर इसका लीजिए, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन छिपा हुआ है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, ले लिए। इसका नोट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा और सब्जेक्टिव में भी काम देगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है। आगे, प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, अर्थात बच्चों उपचयन और अपचयन मिल जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में दोनों प्रक्रिया होती है, उपचयन भी और अपचयन भी। ठीक है, ऑक्सीकरण भी होती है और अवकरण भी होती है। ठीक है, दोनों होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? उपापचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। तो किसका उपचयन होता है और किसका अपचयन होता है? बच्चों H2O का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है? O2 मुक्त होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो किससे मुक्त होती है? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो किससे मुक्त होती है? जल से। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है। और CO2 का क्या होता है? जो CO2 पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और वायुमंडल में CO2 बताओ कितना प्रतिशत? 0.03%। वायुमंडल से CO2 जो पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं CO2 को, ठीक है, उसका अपचयन होता है और तब बनता है कार्बोहाइड्रेट। यही तो प्रकाश संश्लेषण का क्या है? मुख्य उत्पाद है ना बच्चों। ठीक, आगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो हुआ था, ये सबसे पहले नीलहरित शैवाल में ज्ञात किया गया था। ठीक है, किस में ज्ञात किया गया था? नीलहरित शैवाल में। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है। आगे, प्रकाश संश्लेषण में O2 और CO2 का संतुलन बना रहता है। सही बात है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में हम जो सांस लेते हैं, हम जो सांस खींचते हैं, सांस जो लेते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिसको हम परश्वास कहते हैं, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया 2 चरण में होती है। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस को हम जब खींचते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, इसको हम उच्छ्वास बोलते हैं। और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो उसमें CO2 बाहर आती है। निश्वास में क्या होती है बच्चों? CO2 बाहर आती है, जिसको हम उच्छ्वास भी कहते हैं। ठीक है। तो हम जो CO2 छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, और वो फिर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लोग प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हमारे वायुमंडल में क्या है? O2 और CO2 गैस का संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपको पूछेगा वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे वायुमंडल में O2 और CO2 का संतुलन बना रहता है? तो आप क्या बोलोगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। आगे, अब देखो, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। हम बार बार इस चीज़ को करवा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है।
ठीक है। यह मुख्य उत्पाद है, देखो यहाँ पे लिखा गया है क्या है, मुख्य उत्पाद है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद या सह उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, जल से, H2O से मुक्त होती है। नोट काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, ठीक है। आगे चलो थोड़ा राइट साइड देखते हैं बच्चों। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उसकी पत्तियां हरी होती है, ठीक है। और पत्ती को हम अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, पत्ती। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। अब हरी पत्ती के अंदर हरित लवक होती है। हरित पत्ती के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, हरित लवक। क्या होती है, हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक को हम प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगक। अगर आपको दिक्कत हो तो देखो, हरित लवक के लास्ट में क है और अंगक के लास्ट में भी क्या है, क है। तो इस तरह से याद कर लोगे कि हरित लवक अंगक, हरित लवक अंगक, हरित लवक लवक अंगक, लवक अंगक, लवक अंगक। इस तरह से हरित लवक को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक, और हरी पत्ती को बोलते हैं अंग, ठीक है। आगे अब हरित लवक के अंदर ये तीर जो मारा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाया गया, आपको इंडिकेट किया गया है। हरित लवक के अंदर होता है पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। हरित लवक के अंदर होगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी मात्रक या इकाई। क्या बोलते हैं, मात्रक या इकाई। यही वो छोटी से छोटी इकाई है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए हम क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अंग किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो पर्णहरित को हम क्वांटासोम भी कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण में कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है हरी पत्ती में, तो क्वांटासोम में आप लिखोगे, ठीक है। फिलहाल तो इतना जान लो, ठीक। उसके बाद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, और इसी को यानी क्लोरोफिल को ही प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी कहते हैं, ठीक। अब बच्चों पर्णहरित के अंदर भी दो चीज़ होता है, ठीक है। पर्णहरित के अंदर दो चीज़ होता है, हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। देखो ये पूरा जो है ये क्लोरोप्लास्ट, देख रहे हो, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का आंतरिक संरचना है, अंदर में कैसा होता है, थोड़ा गौर से समझ लो, ठीक है। हरित लवक में देखो, ये आप गौर से देख रहे होंगे, ये काला वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बाहरी झिल्ली है, और ये जो है ये अंदर की झिल्ली है। यहाँ पे दो लाइनिंग दिख रही है आपको, एक बाहर की झिल्ली है और एक अंदर की झिल्ली है। तो क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है बच्चों, ठीक है, यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। और ये जो झिल्ली है बाहर की, जैसे कि कोशिका में पढ़े होंगे, कोशिका झिल्ली होती है, ये झिल्ली जो है बाहर की, ये लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है बच्चों, ठीक है। आगे अब इसके अंदर जैसे कि आपने कोशिका पढ़ा होगा, कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक होता है, उसके बाद ये सारी जो खाली की भागे हैं ये सब कोशिका द्रव कहलाती है। ठीक उसी प्रकार ये जो खाली अंदर में जितना भी भाग, ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है ना, इसमें जो भी लाइनिंग है इसको छोड़ दो, ये पूरा अंदर का हिस्सा, इतना सोच लो बस, ये घर के अंदर का हिस्सा, ये जो दीवार को छोड़ के अंदर में जो बच गया सबको हम बोलते हैं एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा कहते हैं। अब एस्ट्रोमा के अंदर ही, एस्ट्रोमा के अंदर ही, ठीक है, ये देखो, ये जो रहता है इस तरह से समांतर, ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा समांतर, ये समांतर लाइनिंग होती है, ठीक है, थैली होती है। क्या होती है, पटलिकाएँ होती हैं। क्या होती है, पटलिकाएँ। इसको बच्चों, अब इसको देखो, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा घना है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा मिला हुआ है, एक जैसा है, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्राना। क्या बोलेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बहुत सारा यहाँ पे घोंज टाइप का है, यहाँ पे सारा एक जगह पे इकट्ठा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ग्राना। लेकिन यही यहाँ पर एक ही पाइप है, एक ही थैला है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, यहाँ पर दो चीज़ें होती है बच्चों, ठीक है। एक बात देखो, यहाँ पे कहलाएगी लेमिनी या पटलिकाएँ बोलते हैं, पटलिकाएँ, ठीक है। तो ये एस्ट्रोमा में है ना, ये देखो पूरा तो अंदर का पूरा हिस्सा एस्ट्रोमा ही कहलाता है। तो एस्ट्रोमा में
ये जो लाइनिंग है ये अकेला पाया जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एस्ट्रोमा लेमेली, और जब झुंड में पाया जाएगा तो ये एक एक जो है ये सब क्या है, ये है ग्रेनम या ग्रेना ना, ग्रेना है, ग्रेमा लेमेली है, ठीक है। लेकिन और ये पूरा बंडल जो है, पूरा बंडल कहलाएगा ग्राना या ग्रेनम, ठीक है। तो ये देख लो, ये जहाँ जहाँ ये ना घोंस टाइप का दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब ग्राना है। और ये अंदर का जितना हिस्सा है ग्राना के ना, एस्ट्रोमा के अंदर ग्राना होता है, ठीक है। एस्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, ग्राना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यही ग्राना, अच्छा चलो अब आ ही गए हैं तो वो देख लो। ग्राना जो होता है ना बच्चों, ग्राना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ग्राना में क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया। एस्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है। अर्थात बच्चों प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, हम आगे पढ़ाएंगे। एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक। तो अप्रकाशिक तो इसी में हो जाता है, ठीक है, ये जो अंदर का ना ये द्रव है इसी में हो जाता है। लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया ये छोटा सा जो ना ये जो लाइनिंग है ये थैला जैसा है, ग्राना में होता है, ठीक है। ये ग्राना है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, एस्ट्रोमा। ये भी जितना खाली भाग दिख रहा है सब एस्ट्रोमा है, ठीक है। और ये जो लाइनिंग टाइप का दिख रहा है आपको, थैला टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। और ग्रेनम में होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और एस्ट्रोमा में होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक को हम डार्क अभिक्रिया रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना, ठीक है। पेड़ पौधे के जिस अंग में बच्चों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग, यानी कि पत्ती, हरी पत्ती। और क्लोरोप्लास्ट खुद क्या है, अंगक है, क्या है, अंगक। और इसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा उसको कहेंगे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई, ठीक। अब देखो हमने अभी बोलना फिगर में भी समझाया था और यहाँ भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोमा भी होता है, देखा बताया मैंने, ठीक है। खाली खाली भाग जो था वो क्या था, एस्ट्रोमा। और वो लाइनिंग इस टाइप की जो लाइनिंग थी बच्चों, इस टाइप का एक थैला बन रहा था, ये क्या ग्रेनम था। और पूरे इस तरह से ये जो भाग हो गया अंदर का खाली भाग हो गया वो एस्ट्रोमा होता है। तो एस्ट्रोमा में, ठीक है, तो ग्रेनम में होता है, ठीक है, देखो ग्रेनम में क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेनम में होती है प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं हिल अभिक्रिया, ठीक है। और एस्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं ब्लैकमॉन अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार की होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे ढंग से याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, ठीक, इधर देखो। अब ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जानते हैं, ठीक है। देखो क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल जिसको हम पढ़ नहीं तो बोलते हैं, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण ही पौधे क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ठीक है। उसी के कारण पेड़ पौधे में क्षमता है कि प्रकाश से ऊर्जा को वो ग्रहण कर सकता है और रासायनिक ऊर्जा में क्या कर सकता है, बदल सकता है, ठीक। आगे अब इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो क्लोरोफिल है यह एक वर्णक है, यानी पिगमेंट है बच्चों। पिगमेंट यानी वर्णक वो होता है जो रंग प्रदान करता है, ठीक है, रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधा को रंग मिलता है, ठीक है। कौन सा रंग मिलता है, हरा रंग। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा। अब आपको कोई पूछे कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है तो आप कहोगे क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे को हरा रंग मिलता है, ठीक है। ये हो गया, इसलिए हम इसे वर्णक यानी पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक। आगे जो क्लोरोफिल है ये पोरफायरिन समूह का एक कार्बनिक पदार्थ है, बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। आगे जाके इसका हम देखो, ये ना हमने इसका अनुसूत्र भी लिखा है, काफ़ी जटिल पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन भी उपस्थित है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ है, पोरफायरिन समूह का क्या है, कार्बनिक पदार्थ, ठीक। आगे अब इसके घटक कौन कौन से हैं वो देखो, घटक। अब क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है,
ना 4 प्रकार के हमने मुख्य क्लोरोफिल का टाइप बताया है। क्लोरोफिल ए का सूत्र देखो क्या है, C55H72O5N4, ठीक है, Mg। अर्थात बच्चों कार्बन भी उपस्थित होता है, हाइड्रोजन भी उपस्थित है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और मैग्नीशियम धातु है। गौर से देखो, कार्बन तो अधातु है, हाइड्रोजन आपका गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, लेकिन Mg क्या है, यह एक धातु है, ठीक है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल ए में आप क्या देख रहे हो, मैग्नीशियम में, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या होता है, सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। आगे क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल बी पीला हरा वर्णक है। यह पत्ती में पीला रंग जो देखे होंगे, पत्ती में जो पीला रंग होता है वो क्लोरोफिल बी की वजह से होता है, ठीक है। और भी कुछ बात बताया गया। बी मतलब बच्चों यहाँ पे हमने बताया है, ठीक है, ब्लू, जी मतलब ग्रीन और एल मतलब लाल, ठीक है। तो ब्लू, ग्रीन और लाल शैवाल में, ठीक है, हमें आर लिखना चाहिए ना, लाल शैवाल में ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। शैवाल को छोड़ दो तो सभी जितने भी पौधे होते हैं उन सभी पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या है, C55 7H70O6N4 Mg। इसमें भी Mg है, इसमें भी Mg है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, ठीक है, क्लोरोफिल का एक और टाइप है जेंथोफिल और एक है कैरोटीन। अच्छा, कैरोटीन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है। कैरोटीन सबसे पहले गाजर में पाया गया था, सबसे पहले गाजर से कैरोटीन निकाला गया था, और गाजर का रंग भी कैरोटीन की वजह से ही लाल होता है। आपसे कोई पूछे कि गाजर का रंग किसकी वजह से लाल होता है, तो आप कहोगे कैरोटीन की वजह से, ठीक है। अब बच्चों, हमने आपको क्या कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरण में बटी हुई है, 2 प्रकार की होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया को आप लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हो, LIGHT, लाइट रिएक्शन बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो डार्क रिएक्शन ना, डार्क रिएक्शन, ठीक है। और ये आपका है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। और ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है, प्रकाश नहीं भी होगी तो भी यह अभिक्रिया हो जाती है। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है इसलिए हम इसे कहते हैं, ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद प्रकाशीय अभिक्रिया जो है, हम पिछले स्लाइड पे मैंने बताया कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्राना में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ हो जाती है, स्ट्रोमा में ही हो जाती है, ठीक है। 2 अंतर हो गया बच्चों। आगे प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसमें ऑक्सीजन बनता है, ATP बनता है और NADPH2 का निर्माण होता है। लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया में इसमें जो बना हुआ है इसी को अभिकारक के रूप में ट्रीट किया जाता है। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसी को अभिकारक, चूंकि अप्रकाश संश्लेषण में प्रकाश तो इसको मिलेगा नहीं और प्रकाश की जरूरत भी नहीं है, इसी को ये क्या करता है, इसी के उत्पाद को अपना अभिकारक बना के आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो इसी के ना प्रकाशिक अभिक्रिया से बने हुए ATP और NADPH2 होता है, उसी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो ये दिखाया गया, ये देखो लेफ्ट साइड में जो है प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद है, राइट साइड में अप्रकाशिक अभिक्रिया अपना ना उत्पाद बना रही है, ठीक। प्रकाशिक थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। प्रकाशिक अपना प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक में क्या होता है बच्चों, प्रकाश है, ठीक है। और जितना भी प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त करता है पेड़ पौधा, उसका 1 से हमने 3% बताया था, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा तेज लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है या तेज होती है, ठीक है। तो सुबह सुबह जब सूर्य देवता उगते हैं तो लालीपन ज़्यादा रहती है बच्चों, इस वक्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक है। फिर नीले रंग में थोड़ा कम होता है, ठीक, सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग में, और सबसे कम होता है हरा रंग में, ठीक है। सबसे कम किस में होता है, हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम हरे रंग में होती है, ठीक है।
अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। अर्थात बच्चों, प्रकाश जो तीक्ष्ण होता है ना, धूप, कड़ा धूप जो होता है, जैसे जैसे धूप में जान बढ़ते जाएगा, धूप में कड़कपन बढ़ते जाएगा, ठीक है, धूप आपको लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण और तेज़ी से होने लगेगा। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा धूप बढ़ जाती है तो जानते हो हम लोगों का त्वचा जलने लगता है ना, झुलसने लगता है। तो पेड़ पौधे की जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, वो घायल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अगला है प्रकाश CO2। ठीक है, CO2 आप जानते हो, प्रकाश वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, वायुमंडल में CO2 0.03% है, जो काफ़ी नहीं है। अगर CO2 की मात्रा को बढ़ाओगे तो एक सीमा तक, अच्छा, किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है ना। अब मान लो कि हम लोग क्या खाते हैं, घी लगा के रोटी में खाते हैं, अब पूरा डुबा के ही खा लेंगे तो पता चलेगा पेट ही फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना नहीं, एक सीमा तक खाओगे तो फायदा करेगा ना, वही बात कहता है। एक सीमा तक अगर आप बढ़ाओगे CO2 की मात्रा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, तेज होगी। लेकिन सबसे और खूब ज़्यादा बढ़ गया CO2 की मात्रा तो पौधे की जो कोशिका होती है बच्चों, उसमें मीजोफिल उत्तक जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कौन उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाएगी, मीजोफिल उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी फिर से। ठीक है, हरे पेड़ पौधे जमीन से जितना भी जल सोखते हैं, मैंने बार बार उस पीछे भी करवाया था, जितना भी जल सोखते हैं उसका सिर्फ 1%, ठीक है, पानी का सिर्फ 1% वो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, जल की कमी से रंध्र जो है बंद होना चालू हो जाएगा, और रंध्र जब बंद हो जाएगा तो फिर O2 अंदर जाएगा कैसे, और CO2 बाहर आएगा कैसे। ठीक है, इस वजह से भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ठीक है, फिर और भी चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। क्लोरोफिल, अगर पेड़ पौधा में क्लोरोफिल ना हो, ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं होगा फिर मैग्नीशियम कहाँ से होगा, तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम की उपस्थिति में ही, मैग्नीशियम की वजह से ही पेड़ पौधा में यह क्षमता होती है कि वह क्या कर सकती है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की दशा और पत्ती की आंतरिक संरचना भी प्रकाश संश्लेषण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं हम कवर करते हैं। अगले क्लास में हम मिलेंगे आपको। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, उसको सिद्ध करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज अगला क्लास होने वाला है कि हमें सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है, क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। ये हमें सिद्ध करना होता है। ठीक है, फिर स्टार्च जांच हम कैसे करते हैं। स्टार्च जांच करने के लिए हम पत्ती तोड़ के लाते हैं। सबसे पहले उसको क्या करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, फिर अल्कोहल में उबालते हैं, फिर उस पत्ते को ठंडा होने देते हैं, उसको साफ पानी से धो लेते हैं। फिर उस पर क्या करते हैं, पेट्रीजिस बर्तन में डाल के उसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन का घोल छिड़कते हैं। आयोडीन का घोल छिड़कते हैं, आयोडीन और स्टार्च के बीच क्या होता है, विक्रिया होता है, नीला नीला दाग दिखना चालू हो जाता है, जो स्टार्च की मौजूदगी का प्रमाण या सबूत होता है। ठीक, खैर ये चीज़ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी सेशन आपका करवाया जा रहा है, एक एक क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और सारे नोट अच्छे से बनाते जाएं। PDF जाके डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों। ठीक है, और हाँ, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल रहे। ठीक है, इससे हमें एक काम करने की मोटिवेशन मिलती है, जोश जज्बा होती है। बच्चों भी 12 बज रहे हैं रात को, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो थोड़ा कर ही सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और वीडियो को देखने के लिए बोलें, लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को, ठीक है, और भी ज़्यादा मजबूती से करते रहें।